बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुर्रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं चूँकि हरमीत को ज़ुकाम हुआ हुआ है तो कहता हूँ कि रोमा ज़रा अच्छी लग रही है। कल मैंने कहा वैसे आज आपकी मेरी और आपकी इत्तफाकन मैचिंग बड़ी ज़बरदस्त हो गई है। बिल्कुल पिंक हुआ हुआ है और हरमीत की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन हरमीत का तारुफ हम फौरी तौर पर इससे पहले कि हम जाएँ कुछ और रेली डोज करें या मतलब दूसरी चीजें करें, रन डाउन की तरफ चलाएं। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल। वैसे अगर आप ना भी करते सर तो पहले से मैं कर देता कि यार आज रोमा आप बहुत अच्छी। मेरा ख्याल था कि तुम्हारी तबीयत का पूछेंगे हम कि तबीयत ठीक है। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है, थोड़ी नहीं ज्यादा डाउन है। सो हाँ, क्रेडिट गो। आज कोई बात नहीं, आज आप शो करें, उसके बाद आपको 2 दिन अगले आराम मिलेगा, तो वी होप कि आप मंडे तक बेहतर हो जाएंगे। गेट वेल सून। जी 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 ठीक। सबसे पहले आज का रनडाउन अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। आज के रनडाउन में जैसे कि आप सबको पता है होगा पब्लिक का डेली डोज, उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन खुसूसी बराए मजहबी हमांगी हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब ने आज के दिन के हवाले से रिक्वेस्ट की है कि यौम हुकूक तहफ़्फ़ुज़ ख़वातीन का ये जो दिन है वो मनाया जाए। इस हवाले से ऑब्वियसली जुमे की नमाज के बाद खुतबात भी होंगे और डिफरेंट किस्म की तकरीबात भी होंगी। इस दिन को मनाने की वजह से क्या ख़वातीन के जो मसाइल हैं विद इन पाकिस्तान वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे या नहीं, इंपॉर्टेंस क्या है, इस पर शो में आज हम गुफ्तगू करेंगे। फिर अफगानिस्तान की सिचुएशन को डिस्कस करेंगे। कल के रोज़ डेवलपमेंट ये मंजर आम पर आई कि अफगान तालिबान और शुमाली इत्तेहाद के दरमियान जो मुज़ाकरात थे वो कामयाब हो गए, तो पंजशीर की सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा बेहतर नजर आने लगी। लेकिन इसके साथ साथ काबुल के एयरपोर्ट पर 3 धमाके भी हुए। तो ये सिचुएशन क्या है, अफगानिस्तान की सिचुएशन किस तरफ जा रही है, मुस्तकबिल क्या होगा अफगानिस्तान का, अफसोसनाक वाक़या हुआ। उसकी वजह यह है कि तकरीबन 72 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए, मारे गए। उसमें जो कुछ मारे गए अमेरिकन भी, जो अफगानी शहीद हुए और जो दूसरे गैर मुल्की हैं वो मारे गए, मतलब उनके बारे में भी अफसोस है। काश ये वाक़या ना होता। IS ने जिम्मेदारी कबूल कर ली है, दाइश ने, और दाइश को कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है। ये पहली वार्निंग आ रही थी कि यहाँ पे इस तरह का कोई वाक़या हो सकता है। बिल्कुल। तो बहरहाल इसके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर में। बिल्कुल। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत के 3 साल मुकम्मल हो गए हैं। इन 3 सालों में हुकूमत की कारकर्दगी कैसी रही, इक़्तिदार में आने से पहले, हुकूमत बनाने से पहले जो मंशूर में वादे किए गए थे वो किस हद तक पूरे हुए, इस पर भी आज हम शो में गुफ्तगू करेंगे। और आखिर में गुफ्तगू करेंगे कि PCB के चेयरमैन के हवाले से चमगोइयाँ जो हैं वो जारी हैं। एहसान मानी साहब ने तो कहा है कि वो इस ओहदे पर कंटिन्यू नहीं करेंगे। रमीज़ राजा के लिए वोट बहुत ज़्यादा है कि वो शायद अगले चेयरमैन PCB हों, तो इम्कानात क्या हैं, और अगर रमीज़ राजा साहब बनते हैं चेयरमैन PCB तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इस हवाले से कितना फ़ायदा होगा, इस पर भी हम शो में गुफ्तगू करेंगे। स्पोर्ट्स एंकर इरफान ज़हीर हमें शो में ज्वाइन करेंगे। जनाब, सबसे पहले पब्लिक का डेली डोज और लाल की ज़मीन पर मौजूद एक वादी है, वादी कैलाश। आप सभी इस नाम से वाकिफ़ होंगे। बहुत खूबसूरत वादी है। इस वादी के जो त्यौहार हैं, इस वादी की जो सकाफ़त है, ज़ुबान है, वो पूरे पाकिस्तान के अगर शहरों की बात की जाए तो वहाँ से खासी मुख्तलिफ है। अच्छा, अगस्त में यहाँ पर ओचाल का एक त्यौहार मनाया जाता है कैलाश में, और बहुत डिफरेंट किस्म का ये त्यौहार होता है। इसमें फॉरनर्स भी आते हैं, शिरकत करते हैं। और मज़े की बात यह है कि इस त्यौहार में जो मर्द हजरात हैं वो ढोलक जाते हैं और ख़वातीन जो हैं वो डांस करती हैं। और पूरा साल जो कैलाशी लोग हैं इस त्यौहार की तैयारी ज़ोरों शोर से करते हैं, नए कपड़े सिलवाते हैं और मुख्तलिफ तैयारियां करते हैं। और 22 अगस्त को रिवायती रक्स का एहतमाम किया जाता है। अभी हम आपको विजुअल्स में भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से ख़वातीन वो डांस कर रही हैं। तो बहुत कलरफुल सा ये इवेंट होता है और इसमें फॉरनर्स भी शिरकत करते हैं और इस दिन पर खुसूसी दुआएं भी मांगी जाती हैं। और इस दिन की मुख्तलिफ रसूमात हैं, यानी कि दूध से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, पनीर बनाया जाता है और बड़े मज़े के, मतलब ये अभी हम आपको दिखा भी रहे हैं कि डिफरेंट किस्म की चीज़ें इस त्यौहार पर मुनक्किद की जाती हैं। अब अगर मैं कहूँगा मैं गया हूँ और मैंने देखा हुआ है तो मैं कहूँगी कि आपने पाकिस्तान पूरा देखा हुआ है, हर चीज़ का आपको पता है। मैं भी यही सोच रहा था कि रूम साहब यही कहेंगे, देखा हुआ है। अच्छा चलें, आप बताएं, आपको देखा हाल बताएं। हाँ नहीं, इसी तरह से बिल्कुल की खूबसूरत ख़वातीन और वहाँ पे ये मर्द हजरात की जो ढोलक है उसको भी आपने एंजॉय किया है और हम तो टेलीविजन पे देख के एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल जैसे मैं बता रहा था, बिल्कुल ऐसे जैसे आप देख रहे हो, बिल्कुल इसी तरह का होता है। और कोई बहुत यानी ऐसा
बड़ा सा रक्स होता है इनका, बाजुओं में बाजू डाल के, गले के गिर्द बाजू डाल के, और सिर्फ एक कुछ स्टेप्स हैं। इसमें कोई ऐसी फोर्स चीज़ नहीं होती, कोई ऐसी हैजान खेज चीज़ नहीं होती जिसके ऊपर एतराज़ हो। लेकिन कुछ अर्सा पहले यहाँ पे जिस वक्त तालिबान का वो हुआ था, तो उस वक्त ज़रा डर खौफ बैठ गया था बहुत ज़्यादा, और वो उन्होंने धमकियाँ भी दी थी यहाँ पे इसको। इसके बारे में कैलाश में एक इवेंट वो भी होता है जब जो मर्द होते हैं वो खवातीन को सिलेक्ट करते हैं एज देयर लाइफ पार्टनर, वो यही वाला त्यौहार होता है क्या, जिसमें अपने जो लाइफ पार्टनर को सिलेक्ट किया जाता है? वो भी उनका त्यौहार होता है, वो अलग से त्यौहार है, वो अलग से त्यौहार। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक बात मैं बताऊँ, एक बड़ी मिथ है जो मशहूर है, आम लोगों को शायद पता ना हो कि ये लोग हैं कौन और ये मुख्तलिफ क्यों है। इसके बारे में कहा जाता है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो सिकंदर आज़म जब इस तरफ आया था, तो कुछ ट्राइब्स उसके जो थे जो अलग हो गए थे, वो यहाँ पे सेटल हो गए, और ये यूनानी बेसिकली ट्राइब्स हैं जो यहाँ पे सेटल हुए हैं। पता नहीं ये बात सही है या नहीं है, लेकिन ये एक मिथ है उस इलाके के बारे में। साहब, एक और चीज़ भी मैं ऐड करता जाऊँ कि जिस तरह हमने देखा है ना कि ये जो कैलाशी है, लेकिन इसके साथ साथ अगर मैं देखूँ कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे अलेक्जेंडर साहब जब वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे जो ज़ख्मी फ़ौजी थे या उनके जो लोग थे जो खाना बनाने वाले थे या कुछ थक गए थे ज़्यादातर, तो वो लोगों ने वहाँ पे सुकूनत इख्तियार की। तो ये जो नस्लें हैं, हम देखते हैं कि मेरे गांव के जो पीर सर का इलाका है, लास्ट वहाँ पे जो लड़ाई हुई थी अलेक्जेंडर की, तो वहाँ पे आज भी उसकी जो नस्लें हैं वहाँ पे आबाद है, बिल्कुल गोरी उनकी जो यूनानी शक्लें हैं, लेकिन वो मुस्लिम है, कन्वर्टेड है। ये जो कबीला है, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि ये भी उसी का वो जो सिकंदर आज़म उसी की इसका हिस्सा थे, और ये जब यहाँ पे आया तो उसके बाद जो जख्मी फौजी या उनकी जो नस्लें, ये आज भी उसी कल्चर और उस रिवायत को बरकरार रखे हुए हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। और अच्छा, मैंने तो ये भी सुना है कि मैं कभी खैर इत्तेफाक नहीं हुआ यहाँ पर जाने का, लेकिन यहाँ पर खूबसूरती बहुत है, यहाँ की खवातीन बहुत खूबसूरत होती हैं, आपने तो देखा भी होगा। सभी लोग, बच्चे भी बड़े प्यारे बच्चे होते हैं, मर्द लोग भी, मेल फीमेल जाहिर है, मतलब वो खूबसूरत होंगे तो वो भी खवातीन भी खूबसूरत होंगी। और उसके साथ यह है कि इलाका बड़ा पुरसकून है, आप जाके कैंपिंग भी कर सकते हैं, क्राइम रेट तकरीबन ना होने के बराबर है, उस बुनियाद के ऊपर बहुत से लोग जाते हैं। और इनकी रसूमात वगैरह अक्सर हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो बहुत हटके हैं, मतलब अगर कंपैरिजन किया जाए रेस्ट ऑफ पाकिस्तान से। अगली स्टोरी की तरफ आते हैं जनाब। अगली स्टोरी जो है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून की नाइब सदर मरियम नवाज के बेटे जुनेद सफदर की ऑब्वियसली एज वी ऑल नो कुछ रोज़ पहले शादी की तकरीब हुई थी लंदन में। आयशा सैफ के साथ उनका जो निकाह था वो अंजाम पाया, और इस इवेंट की अब हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो वीडियोज़ हैं वो वायरल हो रही हैं। सबसे पहले तो एक वीडियो वायरल हुई जिसमें जुनेद सफदर ने गाना गाया, क्या हुआ तेरा वादा, ये था गाना ना, क्या हुआ तेरा वादा, ये मोहम्मद रफ़ी साहब का ये गाना था, वो गाया, और सब ने इस गाने की बहुत तारीफ़ की, जुनेद सफदर की आवाज़ की बहुत तारीफ़ की, और हर किसी की मैं फेसबुक पर टाइमलाइन पर देख रही थी, ये वीडियो जो थी वो शेयर की हुई थी। तो पहले चल के आपको ये वाली वीडियो दिखाएंगे। अच्छा, मज़े की बात, कल रात को एक और इसी इवेंट की जो वीडियो है वो वायरल हुई है। पहले चलकर हम पुरानी वाली वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम न्यू वाली वीडियो देखेंगे। वीडियो था, लेकिन मतलब ये है कि बड़े अच्छे अंदाज में गाया इन्होंने, बहुत जबरदस्त था। अच्छा, इस इवेंट में मैं एक और चीज देख रही थी, और वो ये थी, अच्छा हम आपको नेक्स्ट वीडियो, लेटेस्ट वीडियो वो तेरी याद में हजारों रंग के फसाने क्या बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए, बड़ा मशहूर रफ़ी का गाना है। इसका मतलब पूरा खानदान रफ़ी साहब से बड़ा मुतासिर है। शहबाज शरीफ को हमने मुख्तलिफ इवेंट्स पर देखा, शहबाज शरीफ साहब को गाया उन्होंने, तो मतलब गाया था, लेकिन जो नवाज शरीफ साहब हैं उनके बारे में मशहूर है कि वो रफ़ी को बहुत पसंद करते थे, उसके गाने बहुत शौक से गाते थे, और तबला बजा बजा के मेज़ के ऊपर वो गाया करते थे। अच्छा अच्छा, हाँ, ज़बरदस्त। बहरहाल ये बहुत ज़बरदस्त था, आवाज़ बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, इस इवेंट की मैं आपसे वो बात शेयर कर रही थी कि मरियम नवाज़ जो कि उन्होंने शिरकत नहीं की थी इस इवेंट में, तो वो ऑब्वियसली उन्होंने ऑनलाइन शिरकत की ना इसमें। हाँ। तो वो मैं वीडियोस जब कुछ आई तो मैं देख रही थी मरियम नवाज साहिबा प्रॉपर तैयार हुई थी, बिंदिया लगाई हुई थी, और प्रॉपर मेकअप, और इस तरह वो पाकिस्तान में रहते हुए मतलब उन्होंने भरपूर साथ दिया अपने बेटे का और अच्छे तरीके से शिरकत की, तो वो बड़ा अच्छा लगा। करना भी था। हाँ, लेकिन देखिए ना, इवेंट कहीं और हो रहा है, किसी और मुल्क में, गैदरिंग वहां पर है। ये तो नहीं हो सकता ना, बगैर तैयार हुए बैठ जाती, मतलब वो। हाँ, लेकिन जबरदस्त अंदाज में तैयार हुई थी। तैयारी टेक्नोलॉजी के फायदे आप तैयार होके सामने दिखा सकते हैं कि भाई मतलब मैं भी तैयार होके और तुम्हारे साथ
जो है वो शिरकत कर रही हूँ। हाँ। तो बड़ा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। एनीवेज हम अपनी अगली स्टोरी की तरफ आते हैं जनाब। अगली स्टोरी जो है वो ये कि रेलवे लाइन की पटरियों का मुसलसल जायजा लेने के लिए, इसको मॉनिटर करने के लिए एक ड्रोन तैयार किया गया है। हम देखते हैं कि पाकिस्तान में आए रोज जो हैं वो ट्रेन हादसा बहुत ज़्यादा रूनुमा होते हैं। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान क्या पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में जो ट्रेन का निज़ाम है उसको मॉनिटर करने के लिए ये जो ड्रोन है वो तैयार किया गया है। अभी इसको कमर्शियल बुनियादों पर जो है लॉन्च नहीं किया गया, लेकिन ये जो ड्रोन है ये मतलब पटरी के साथ साथ चलेगा और इसका मुकम्मल जायजा लेगा। अगर ज़रा सी भी इसमें कोई खामी हो तो वो इसको फ़ौरन डिटेक्ट कर लेता है। एक तो ये खुद सोलर एनर्जी से चलता है और साथ ही साथ इसमें कैमरास और सेंसर्स जो हैं वो लगाए गए हैं। खामी को फ़ौरन से डिटेक्ट कर लेगा और इसके साथ साथ अगर कहीं पर पटरी पर रस्ट यानी कि जंग आया हुआ है तो उसको भी फौरी तौर पर डिटेक्ट कर लेगा। तो अगर मेरे ख्याल में ये कमर्शियल बुनियादों पर लॉन्च किया जाए तो बड़ी अच्छी टेक्निक होगी। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में तो ऐसे ड्रोन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जितने हादसा यहाँ पर होते हैं। ये आमतौर पर 20 किलोमीटर यहाँ तो ड्रोन के बगैर भी हम ऐसी निशानदेही कर देंगे कि जहाँ पे पटरियों में जंग, पटरियाँ टूटी हुई हैं, कुछ लोग तो अपने घरों को लेके गए। वो लोहा जो था अंग्रेज़ों के ज़माने का वो भी लोग बेच के, कोई बेच के आया तो कोई अपने घर में लेके गया। तो यहाँ पे तो ड्रोन की ज़रूरत नहीं, निशानदेही वैसे भी हो जाएगी। अल्लाह करे कि अब जाए कि एक बहुत बड़ी पटरी नौशेरा और मर्दान इन इलाकों को कवर करती थी अरूज साहब, लेकिन आप वहाँ पे जाए तो सब कब्ज़ा माफिया ने उस पर कब्ज़ा जमाया हुआ है। शेख रशीद साहब ने इनिशियल स्टेज में बड़े एक्शन लिए लेकिन उसके बावजूद उस पर कुछ नहीं हुआ। अभी भी माफिया उसी तरह काबिज़ है और उस पर दुकानें बनी हुई हैं, पटरियाँ जो है वो गायब हैं। आगे चलते हैं। अगली स्टोरी की तरफ आते हैं। अगली स्टोरी जो है वो इस्लामाबाद से है और इस्लामाबाद पुलिस ने मारगला हिल्स और शहर के दीगर तफरीही मकामात की निगरानी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी है जो है वो मुतारिफ करवाई है। यहाँ पर भी एक ड्रोन वो मुतारिफ करवाया गया है। इसके साथ साथ बाइसिकल पेट्रोल यूनिट इसको भी मुतारिफ करवाया गया है। इसका मकसद ये है कि अक्सर हमने मारगला की हिल्स पर देखा जब लोग हाइकिंग करते हैं तो वो रास्ता भूल जाते हैं। तो बेसिकली ये जो सिस्टम है ये उन लोगों के लिए मुतारिफ करवाया गया है जो यहाँ पर हाइकिंग करते हैं, रास्ता भूल जाते हैं। तो ड्रोन जो है वो उनकी उस जगह को डिटेक्ट करके उनको रहनुमाई फराहम करेंगे और ये जो बाइसिकल पेट्रोल यूनिट होगा ये भी जो है इस मतलब देख लेगा कि वो बंदा कहाँ पर मौजूद है, फिर उसको आगे से गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। और यहाँ पर अक्सर हमने देखा कि ख़वातीन भी हाइकिंग करती हैं तो उनके लिए स्पेशल लेडी पुलिस एहलकार जो है यहाँ पर तैनात किए जाएंगे। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से। और इसमें ये है कि ख़वातीन एहलकार भी तैनाती उनकी होगी, वो भी मतलब वहाँ पे मौजूद होगी, ख़वातीन गार्ड्स भी होंगी, ख़वातीन को गाइड करने का जैसे आपने बताई दिया कि वो होगा। अक्सर लोग भूले होते हैं और मैं जब वहाँ पे गया हूँ मैंने देखा कि यहाँ पे अब तो बहुत कम हो गए हैं, लेकिन काफ़ी साल पहले जिस वक्त हम जाया करते थे वहाँ पे, क्योंकि मैंने ये करके देखा हुआ ट्रैक जो है, तो वो ये है कि रास्ते में बहुत जंगली जानवर आपको रात के वक्त लेट हो जाए तो नज़र आते हैं। तो वो खौफ भी होता था थोड़ा सा कई ज़माने पहले, बल्कि बहुत साल पहले। परसों सैटरडे की बात है, लास्ट वीक की बात है, मैं और हमारे एक दोस्त हम गए तो एक बच्चा गुम हो गया था और उसकी वालदा जो है बेचारी रो रो के, उसका बहुत बुरा हाल था। ढूंढते ढूंढते आखिर रात हो गई और उसको हमने ढूंढ निकाला। लेकिन ये बात है कि बहुत अच्छा काम इन्होंने किया क्योंकि इसमें ज़्यादातर बच्चे भी जाते हैं सैटरडे को, फिर बच्चियाँ जाती हैं, फिर ऐसे जानवर हैं वहाँ पे रात के वक्त के डिटेक्ट करना किसी इंसान को बड़ा मुश्किल है। और बहुत ये जंगल जो है बहुत फैला हुआ है, तो ये काम बहुत अच्छा हुआ है कि कम से कम कोई गुम हो जाए जहाँ भी तो उसको ढूंढना बड़ा आसान हो जाएगा। आगे चलें जी। ये भी अच्छा इनिशिएटिव है, बिल्कुल। अगली स्टोरी की तरफ आते हैं। अगली स्टोरी ये है कि कोविड वैक्सीन के हवाले से हम देख रहे हैं कि हुकूमत जो है मुख्तलिफ इक़दाम कर रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो ख़ुद को वैक्सीनेट करवाएं। इसी सिलसिले में पहले तो मुख्तलिफ किस्म की रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई, अब हम ये देख रहे हैं कि मोटरवे पुलिस ने ये अहकाम जारी किए हैं कि डेडलाइन दी है 15 सितंबर तक अगर किसी ने वैक्सीनेशन अपनी ना करवाई और सर्टिफिकेट उसके पास मौजूद ना हुआ तो आप जो है वो मोटरवे पर ट्रेवल नहीं कर सकते। पहली डोज के लिए 15 सितंबर, उसके बाद अगली डोज के लिए 30 सितंबर का टाइम दिया गया है। इस टाइम फ्रेम के अंदर यू हैव टू गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड और अगर आपने वैक्सीनेशन ना करवाई तो आप मोटरवे का सफर नहीं कर सकते। इसमें बल्कि एक और चीज़ भी आ रही है, मैं पढ़ रहा था कि पेट्रोल पंप्स के बारे में लाहौर में एक खबर आई है कि पेट्रोल नहीं मिला करेगा आपको अगर आपके पास वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट नहीं है। वो भी मेरे ख्याल में 30 सितंबर के बाद ये हो जाएगा।
कि आप अगर जाएंगे तो पेट्रोल भरवाने के लिए भी आपको अपना सर्टिफिकेट साथ में रखना पड़ेगा। अच्छा, मैं कल की बात बताऊं, परसों की भी 2 दिन मुझे जाना हुआ, मैंने अपना ब्लड टेस्ट करवाना था, कल रिपोर्ट लेने के लिए गया तो मुझे लैब वाले बता रहे थे कि दोबारा राइज पे है, 4th वेव लाहौर में बहुत ज़्यादा हो गई है और बहुत ज़्यादा लोगों को कोविड हो रहा है। तो बराए करम खुदा के लिए एहतियात करें, इन दिनों में शिद्दत बहुत ज़्यादा है, अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं। और एक और चीज़, और वो ये है कि बहुत से लोगों ने ये बताया कि उनके रिश्तेदार या उन्होंने जाली सर्टिफिकेट बनवा लिए हैं पैसे देके, या सर्टिफिकेट बनवा लिए हैं पैसे देके। ये काम ना करें, ऐसे अहलकारों की बिल्कुल उनको आगे नहीं आने देना चाहिए जो जाली काम करते हैं या फ्रॉडिया काम करते हैं या रिश्वत लेके इस तरह के सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। तो इस चीज़ का भी कंक्लूजन यही है, जिस तरह से हम गाहे बगाहे आप लोगों को रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि एक तो SOPs का लाजमी तौर पर ख्याल रखें और एज सून एज पॉसिबल खुद को वैक्सीनेट लाजमी करवाएं। आज के डेली डोज की हमारे पास लास्ट स्टोरी ये है कि पाक चीन जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने पाकिस्तान की हुकूमत की हौसला अफजाई की है कि वो चीन को हलाल गोश्त की बरामदात में इजाफा करे, और पाकिस्तान ने चीन को हलाल गोश्त जो है इसको एक्सपोर्ट करने के लिए मुख्तलिफ इकदाम किए हैं। इससे पाकिस्तान को एक तो ये होगा कि अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा, प्लस जो मुस्लिम कम्युनिटी बसती है चाइना में उनको भी अच्छा खासा जो है इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि चाइना वो वाहिद कंट्री है जहाँ पर बहुत ज़्यादा अक्सर मुश्किलात, जो लोग मुस्लिम स्पेशली वहाँ पर जाते हैं तो खाने पीने के हवाले से उनको काफ़ी मुश्किलात होती हैं, हलाल गोश्त नहीं मिलता। तो मेरे ख्याल में वहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी को भी फ़ायदा होगा और पाकिस्तान के लिए रेवेन्यू भी जनरेट होगा। मैं बताऊँ, मतलब वहाँ पे मैं जब चाइना गया पहली दफ़ा, बहुत देर पहले की बात है, ये 1990 की बात है, तो मैं वहाँ गया तो वो बॉर्डर एरिया से हांगकांग की साइड से हम मतलब एंटर होके गए थे वहाँ पे। तो वो मतलब अब मैं खाने को ढूंढ रहा था, ज़बान का मसला था बहुत ज़्यादा, तो आप यकीन करो कि मैंने 3-4 दिन बेकरी आइटम्स के ऊपर गुजारा किया, क्योंकि वहाँ तो ये था कि हर रेंगने वाली चीज़ खा जाओ, कुत्ते बिल्लियाँ बंदर सब कुछ जो है ना वो खाए जा रहे थे। शुक्र है, इसके साथ साथ ये अच्छी खबर है, मैं समझता हूँ कि कम से कम हमारी भी जान छूटे कि हमारे चाइनीज भाई जो है वो चमगादड़ इनके खाने दोबारा नहीं खाएंगे, जिसका खमियाजा आजकल हम भुगत रहे हैं, पूरी दुनिया भुगत रही है। चमगादड़ खा के उसने बड़े घर कर दिया। हाँ। तो ये अच्छा होगा, हलाल गोश्त से कुछ ना कुछ फायदा होगा। बिल्कुल सबका भला होगा। खैर जनाब, ये तो था पब्लिक का डेली डोज, और आई होप कि इसमें जो आज हमने स्टोरीज शेयर की हैं वो आपको पसंद आई होंगी। लाइटर नोट की स्टोरीज थी, मजे की स्टोरीज थी। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो खवातीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का दिन आज मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने से क्या खवातीन पर जो मसाइल आ रहे हैं, इशूज़ जो हैं उनके, वो सॉर्ट आउट होंगे या नहीं, इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाजरीन, गुज़श्ता रोज़ गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के मुआविन खुसूसी बराए मजहबी हमांगी हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब ने यह बात कही कि जो आज का दिन है वो ख़वातीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के दिन के तौर पर मनाया जाए और इस दिन को एक आलमी दिन के तौर पर जो है वो सेलिब्रेट किया जाए। इस हवाले से नमाज जुमा के बाद मुख्तलिफ खुतबात भी होंगे और इस सिलसिले में खुतबात दिए भी जाएंगे। हम देखते हैं कि पाकिस्तान के आइन में खवातीन के मुख्तलिफ हुकूक हैं, ख़वातीन को मुख्तलिफ हुकूक दिए गए हैं, लेकिन उन पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। अगवा, हरासमेंट, कम उम्री में शादी करना, तालीम से बच्चियों को दूर रखना और जायदाद में हक ना देना, ये भी आज तक हमारे जो मुआशरे के हैं अलमिये मौजूद हैं। तो क्या महज इस दिन को सेलिब्रेट करने से ये जो इश्यूज़ हैं ये सॉर्ट आउट हो सकते हैं? इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमें शो में ज्वाइन करिए कॉलमिस्ट डॉक्टर सुगरा सदफ साहिबा। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच, वेलकम टू द शो। गुज़श्ता रोज़ की तो गुफ्तगू ताहिर अशरफी साहब की आपने भी सुनी होगी। इस दिन को मतलब सेलिब्रेट कर लेना कि जी ख़वातीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का दिन मनाया जा रहा है, इससे तो मसले सॉर्ट आउट नहीं होंगे। इसको हम एक आलमी दिन के तौर पर भी मना लें। जो ख़वातीन के इश्यूज़ हैं, हरासमेंट, अगवा, ज़्यादती और बहुत से इश्यूज़ हैं, तालीम ना देना, जायदाद में हक ना देना, इन चीज़ों को, इन इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए हमें क्या करना है इस दिन से बढ़कर? जी बहुत शुक्रिया। मैं समझती हूँ कि आज के दिन को मनाना भी बड़ी बात है कि चलें इसी हवाले से लोगों के जहन में कुछ सवाल पैदा होंगे, वो कुछ सोचेंगे और अपने रवैये तब्दील करेंगे। अभी आपने कहा कि जो हरासमेंट है, बच्चियों की तालीम है, अगवा है,
अब ये चीज़ें तो मुझे छोटी लगनी शुरू हो गई हैं जो आजकल के हालात हैं। पिछले 3 दिन में पै दर पै ऐसे वाक़यात हुए हैं जहाँ पे कहीं पे बराना कर दिया, मियाँ की मौजूदगी में बीवी को, कहीं पे तशद्दुद का निशाना बनाया, रेप हो गए, कत्ल हो गए। राउत साहब, मैं ये कह रही हूँ कि पहले हम कहते थे जायदाद में हिस्सा देना, लड़कियों को बराबर के मौके देने, अब तो मैं कहती हूँ जिंदा रहने का मौका देना लड़कियों को, प्रोटेक्शन। जिंदा रहने का मौका यही है कि आप उनको उनके एक इंसान के तौर पर जिंदा रहने दें। और जब हम बात करते हैं मेरी नस्ल के लोग, हम फ़लसफ़े के तालिब इल्म हैं, राउफ साहब हमारे पुराने दोस्त हैं, तो हम जिस नुक्ता नज़र की बात करते हैं, हम फ़र्द की बात करते हैं, इंसान की बात करते हैं, उसमें औरत मर्द के खाने नहीं हैं। जो हकूक़ जो फ़राइज़ मर्द के हैं वो औरत के भी हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती से पिछले कुछ अरसे से पता नहीं हमारे समाज को क्या हो गया है कि मैं तो कहती हूँ कि वो जो हमारे लहू है ना, उसमें एक मैं बड़ा सख्त जुमला कहने लगी हूँ कि वो कहते हैं जैसे जरासीमों में कुछ लोगों के हल्के कुत्ते दौड़ने शुरू हो गए हैं और वो कंट्रोल ही नहीं हो पा रहे। जिस तरह 3 साल की बच्ची के हवाले से कभी आपने सुना था, और इसी तरह जो कल आपने ये सुना है कि वो लड़की को मंगेतर ले गया और लड़कों के हवाले कर दिया, तो रूह कांप जाती है और नींद नहीं आती हमारे जैसे लोगों को, संजीदा लोगों को और मुखलिस जो सेंसिटिव लोग हैं। तो मैं समझती हूँ कि रियासत बड़ी ताकतवर होती है, रियासत का कानून, रियासत की रिट कायम होनी चाहिए और रियासत को सख्ती से निपटना चाहिए। लेकिन उसके साथ मेरा और आपका भी फ़र्ज़ है कि कानून तो बहुत बने, हर साल शायद अगर पूरी दुनिया का आप एक मुवाजना करें तो जितने कवानीन हमने बनाए हैं वो किसी ने नहीं बनाया। और मुझे लेकिन मसला ये है ना कि यहाँ पर उन कवानीन पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। प्लस जिस तरह से ट्रेसी मार्क्स का कॉल याद आ रहा है कि कानून जो होता है ना वो कमज़ोर लोग ही बनाते हैं, कानून बनाते जाते हैं, हम कानून बनाते जाते हैं, इम्प्लीमेंट ही नहीं करते। इम्प्लीमेंट एक तो रियासत को सख्ती से इम्प्लीमेंट कराना चाहिए, फिर मुझे आपको अपना रवैया बदलना चाहिए। अब देखिए रियासत आकर या कानून आकर हमें हमारे घर में रवैया बदलने को तो नहीं कह सकता ना। अब जो बाप और बेटी के हवाले से हम सुन रहे हैं, भाइयों के हवाले से सुन रहे हैं, कज़न्स के हवाले से सुन रहे हैं, जब घरों में हमारी बच्चियां महफूज नहीं है तो वो उसके लिए तो हम ना पुलिस को मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा सकते हैं ना रियासत को। तो मैं अगर इसकी वजह देखूं तो मुझे ज़ाती तौर पर इसकी वजह जो आजकल का ज़माना है, जो आपके हाथ में एक मोबाइल है और उस पर जिनसी हवाले से इतनी आपको वीडियोज़ तक एक्सेस है, और फिर जो उसमें शादीशुदा भी अनमैरिड भी लोग तजर्बात करने के लिए निकले हुए हैं कि अगर ये चीज़ हो गई, एक दिन आपने खबर दी कि ये चीज़ हो गई, अगले दिन 6 खबरें उस तरह की होती हैं। यानी एक तरह से बात लोग उससे दूर जाने के बजाय उसको अपना लेते हैं। यहाँ पर ये भी देखने में आ रहा है कि आजकल सोशल मीडिया की वजह से जो चीज़ें हैं वो बहुत जल्दी लोगों तक पहुँचती हैं। पहले भी ऐसे शायद वाक़यात होते हो लेकिन हमें पता नहीं लगता था। अब एक वाक़या होता है, उसके बाद कई वाक़यात जो है वो रूनुमा होने लग जाते हैं, उसकी हम वीडियोस देखने लग जाते हैं। अब मसला यहाँ पर ये कानून मौजूद है, इम्प्लीमेंट नहीं होता। कितनी सख्त सजाएं जो है वो हुकूमत दे, क्योंकि हाई प्रोफाइल केसेस में भी सजा अनाउंस तो कर दी जाती है, सजा दी नहीं जाती। कितनी सख्त सजाएं दी? मेरा ख्याल है कि जिनसी हवाले से तो मसाइल हमेशा से रहे हैं लेकिन अब बहुत बढ़ गए हैं। और जिस तरह मैंने कहा कि जिस तरह श्रीलंका और बहुत सारे ममालिक है जहाँ पे मखसूस जो मवाद है वो नहीं दिखाया जाता, तो हमें इस हवाले से भी कानून साजी करनी चाहिए। लेकिन ये बात मैं भी कहती थी कि ये सोशल मीडिया जैसे ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं सामने, लेकिन मैं सीरियसली मैं गांव भी जाती हूँ, हर जगह जाती हूँ, तो मैंने देखा। मैडम आज जिस तरह ख़वातीन के आलमी दिन की, आलमी नहीं बल्कि पाकिस्तान के दिन की बात की जाती है, तो क्या आप नहीं समझती हैं कि उमूमन हम देख रहे हैं जो मीनार पाकिस्तान का एक अफसोसनाक वाक़या हुआ, उसमें हमने देखा कि सबसे ज़्यादा जो ख़वातीन थी वो उस खातून के खिलाफ मैदान में आए। उसमें मैं ये कहूँगा जो डिग्रियाँ ली है, पढ़े लिखे तो नहीं कहूँगा, क्योंकि कम से कम ये सेंस तो होनी चाहिए थी, जिसमें हमारे मीडिया की ख़वातीन भी शामिल थी जिन्होंने उस खातून को, उसके माजी को कुरेद के रखा। उन 400 दरिंदों को सपोर्ट के लिए खवातीन उतरी, किसी ने संतिया रिची और किसी कोई ब्लॉगर की तस्वीरें वायरल कर दी। तो क्या आप नहीं समझते कि खवातीन भी बटी हुई हैं और अपने जो तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जो मामलात हैं उसमें भी वो उनमें इत्तेफाक नहीं पाया जा रहा है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि जब भी कहीं कोई जुल्म होता है, जबर होता है, ज़्यादती होती है, तो एक मुआशरे का तबका उसको जस्टिफाई करना शुरू कर देता है कि नहीं क्योंकि उसने कपड़े ऐसे पहने थे, क्योंकि वो बाहर केली क्यों निकली थी। ये सारी चीज़ें तो मेरे ख्याल है ये गलत बात है। वो लड़की का माजी किसी का भी कुछ भी हो, लेकिन वो एक्ट बहुत बुरा था। किसी को भी इस तरह इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो मर्द हो या औरत हो उस पर इस तरह टूट पड़े। और हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं, हमें पूरी आज़ादी हासिल होनी चाहिए। और जस्टिफिकेशन जो है
यही जुर्म को बढ़ाती। क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि क्योंकि उस लड़की ने इस तरह किया तो हुआ, गलत को गलत कहना सीखें, बाकी उसकी पुरानी तस्वीरें ये वो अलग बातें हैं। मेरे हाल है इसमें जो औरतों की बात की, तो मैं रऊफ साहब ये कहती हूँ कि औरतों का कसूर ज़्यादा है, इसलिए कि उन्होंने अपने बेटों की तरबियत में कहीं ना कहीं कुताही की है, उनको औरत की इज्जत करना नहीं सिखाया। मैं एक माँ के तौर पर जब सोचती हूँ तो मैं कहती हूँ अगर माँ अपने घर से अपनी बहन की, अपनी बेटे को बहन की इज्जत करना सिखाए, बाहर जब वो निकले तो उसे कहे अपनी क्लास फेलो की, हर लड़के की तुमने इज्जत करनी है, तो हमें ये मसाइल का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल ऐसे मसाइल का सामना ना करना पड़े। और इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि जो हमारे माशरे की ख़वातीन है वो अपने बच्चों की, लड़कों की जो तरबियत है वो अच्छी करें और औरत की इज्जत करना उन्हें सिखाएं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुधा सदफ साहिबा हमारे साथ शो में मौजूद थी। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, आज मुल्क में ख़वातीन के हुकूक का जो के तहफ़्फ़ुज़ का दिन जो है वो मनाया जा रहा है। इस वक्त शो में हमें ज्वाइन कर रही हैं MPA उज़्मा कारदार साहिबा। उज़्मा साहिबा, थैंक यू सो मच, वेलकम टू द शो। आपसे पहले इसी टॉपिक पर हमारे साथ डॉक्टर सुधा सदफ साहिबा मौजूद थी और उनका ये कहना था कि हमारे माशरे में ख़वातीन के साथ जो डिफरेंट किस्म के वाक़यात आए रोज़ रूनुमा होते हैं, इनके पीछे वजह ये है कि हमारे जो माशरे की ख़वातीन हैं वो अपने बच्चों की, अपने लड़कों की तरबियत ठीक नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से जब लड़के घरों से बाहर जाते हैं तो औरतों की इज्जत नहीं करते। आपके ख्याल में असल मुहर्रिकात क्या हैं ऐसे वाक़यात के पीछे और किस तरह से हम काम कर सकते हैं, ऐसे वाक़यात को रोक सकते हैं कि मर्द भी जब घर से बाहर जाएं तो वो औरत की इज्जत करें और ख़वातीन भी अपनी अक़दार का ख्याल रखें? जी बहुत शुक्रिया आपने मुझे इन्वाइट किया रोमा। आप बात कर रही हैं वैल्यूज़ की, और वैल्यूज़ जो हैं इंसान को मिलती हैं एक उसकी होम एनवायरनमेंट से और एक उसकी स्कूल एनवायरनमेंट से। दोनों में थोड़ा बहुत फुकदान है और दोनों में मेरे ख्याल में हमें एक वो जो बिहेवियरल पैटर्न्स हैं और जो माइंडसेट्स हैं वो चेंज करने पड़ेंगे। सिर्फ आप मुआशरे को इसका आई थिंक कसूरवार नहीं कर सकते। देखें जो जुराइम हैं उसके लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती। अगर एक बच्चे का या खातून का रेप या सेक्सुअल हरासमेंट होती है तो आप ये कह के उसको आप उसकी माफ़ी तलाफ़ी नहीं कर सकते कि आपका मुआशरा बुरा है। जो हमारी स्टेट है, जो हमारी गवर्नमेंट है, उनको बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो तहफ़्फ़ुज़ दें हर पाकिस्तानी शहरी को, चाहे वो बच्चा, बूढ़ा, जवान, खातून कोई भी हो, उसको तहफ़्फ़ुज़ देना जो है वो रियासत की ज़िम्मेदारी होती है। और कानून की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ अगर होगा तो इस तरह के जराइम उनकी जो आप रोक है, जो रोक उसमें अगर आप इफ़ेक्टिवली काम कर रहे हैं तो ये चीज़ें खुद ब खुद जो हैं वो मुआशरे को एक पैगाम जाता है कि दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। उज़्मा साहिबा, अगर हम देखें कि बादशाह खान का एक अजीम कौल है, वो कहते हैं कि हर उस सुधरे हुए माशरे को अगर आपने परखना हो तो वहाँ पे देखिए कि ख़वातीन को कितना तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। बात हो रही है माँ की गोद की, तो हम हमेशा देखते हैं जब माएँ अपनी बच्चियों को उमूमन बड़ी अच्छी तरबियत देती है, कहती हैं बेटा आपने ऐसे बैठना है, ऐसे करना है, ऐसी गुफ्तगू करनी है, लेकिन अगर वो ज़्यादा तरजीह माँ लड़के पे भी देती, उस बच्चे पे भी देती, तो शायद ये मामलात ना होते ख़वातीन के रिस्पेक्ट के हवाले से। दूसरी बात, आप नहीं समझती कि क़वानीन तो है लेकिन सख्ती उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा है, तो ये भी वजूहात है हमारे जो बिगाड़ इस माशरे में? आपको मैं यही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारा कन्विक्शन रेट ऐसे क्राइम्स का 2.5% है। तो जब लोगों को पता होगा कि हम इस तरह का एक जुर्म करेंगे और हमें कोई पकड़ नहीं सकेगा और हम निकल जाएंगे, तो वो तो फिर डिटरेंट कोई नहीं रहता। ये जो आप बात कर रहे हैं, देखिए हमारा पैट्रियार्कल माइंडसेट है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। हमारे यहाँ जो एक घर में जो एक बच्ची होती है उसको हमेशा नंबर 2 पे रखा जाता है और लड़के को नंबर 1 पे रखा जाता है। ये माइंडसेट जो है ना, इसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा कि एक जेंडर इक्वालिटी है, दोनों जो हैं ह्यूमन बींग्स हैं और उनको इक्वल राइट टू एजुकेशन है, इक्वल राइट टू सेफ्टी, सिक्योरिटी और रिस्पेक्ट है। तो ये बातें मेरे ख्याल में हमारे माशरे में बहुत ऐसे मर्द हैं जो कि बड़े अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, वो बहुत ख़वातीन की रिस्पेक्ट भी करते हैं और उनको
उनकी बच्चियां जो हैं वो पूरी एजुकेशन उनको मिलती है और उनको कहीं ये महसूस नहीं होता कि कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। लेकिन जहाँ पे हमारा जो गुर्बत के इश्यूज होते हैं, जहाँ पे बच्चियों को बोझ समझना शुरू कर देते हैं, उनकी अर्ली एज मैरिजेस होनी शुरू हो जाती हैं, वहाँ पे जेंडर बेस्ड वायलेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि बच्ची जो है उसको कंट्रोल में रखने की कोशिश होती है, उसको उसके तमाम जो ख्वाब हैं वो चिकनाचूर हो जाते हैं। क्योंकि उनकी जब शादियां, हमारे को पता है कि हमारे मुल्क में 25% कम उम्री की शादियां हैं। अगर आप एक बच्ची को 13, 14, 15 साल की, आपको क्या पता है वो 16 की है कि नहीं है, उसको आप किसी और घर में भेजेंगे जहाँ पे उस पर जाहिर है एक जब अथॉरिटी की पोजीशन नहीं, उसकी डिसीजन मेकिंग की कोई पोजीशन नहीं है, तो उस पर तशद्दुद तो बढ़ जाएगा। उस्मान, लेकिन उसमें ये देखिए कि मतलब इसको जब ऐसा मतलब हो रहा है महसूस के सोचने समझने की सलाहियत ही ख़त्म हो गई हुई है जब इस तरह की बात आती है। मतलब वो 15 साल की मंगेतर, उसको हवाले कर दिया अपने दोस्तों के, तो मतलब इसमें तो फिर एक ही चीज़ रह जाती है कि उनके दिल में कोई खौफ डाला जाए और वो सज़ाएं बहुत सख्त हों। कोई नमूना सज़ाएं बहुत सख्त होनी चाहिए। हमारी जो इम्प्लीमेंटेशन है ना लॉज का, वहाँ पे हमें ज़्यादा मेरे ख्याल में ज़ोर देना पड़ेगा। बहुत खूबसूरत लॉज हैं। मैं जब MPA बनी और फिर मैं चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटी ऑन जेंडर मेन स्ट्रीमिंग, तो मैंने जब मुतालिया किया तो इतने अच्छे अच्छे कवानीन हैं, लेकिन उनका इतलाक नहीं है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। हरासमेंट लॉज आपको कहते हैं 2010 के कि हर पब्लिक डिपार्टमेंट में, हर ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स होने चाहिए कि जी हरासमेंट के ये रूल्स हैं और कमिटीज़ होनी चाहिए कि ताकि ख़वातीन की प्रोटेक्शन हो। लेकिन किधर है, कितनी आपको दफ्तरों में ये नज़र आता है। तो हम लोग उस कानून की पासदारी नहीं करते हैं। लेकिन ये कहने के बाद देखें, हमारा जो ये इकबाल पार्क का जो वाक़या था, इसमें नेग्लिजेंस थी, ये हमें मानना पड़ेगा। हमारे मॉडल टाउन के भी पार्क्स हैं, उसमें 24/7 सिक्योरिटी होती है। 4-5 लड़कों को अगर आप अकेले देखते हैं, अव्वल तो फैमिलीज के अलावा आपको नेशनल हॉलीडेज पे इजाजत नहीं जाने की। अगर इस तरह से सिक्योरिटी देखते हैं, उनको मुंतशिर कर देती है। अगर हमारी 1-5 का रिस्पांस मैकेनिज्म अच्छा होता तो उस वक्त उस थाने से अगर 4 पुलिस वाले आ जाते तो ये क्राउड मुंतशिर कर सकते थे, ये जो इंसिडेंट्स है ये अवर्ट हो सकता था। लेकिन हम लोगों को कैपेसिटी बिल्डिंग चाहिए, खास तौर पे थाने के लेवल पे चाहिए हमें कैपेसिटी बिल्डिंग। या खवातीन का दिन मनाया जाता है तो उसमें हम देखते हैं कि 2 तबके आमने सामने होते हैं। एक मजहबी तबका होता है और एक जो लिबरल है। लिबरल कुछ ज्यादा लिबरल होता है और जो मजहबी तबका है वो कुछ ज्यादा मजहबी हो जाता है। तो आप नहीं समझते कि इसी दिन जो खवातीन के हुकूक की बात की जाती है, उनके मसाइल उजागर करने की वो असल इशू से वो हट जाते हैं और वही मसाइल के वसाइल जो है वैसे ही रह जाते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई विल टोटली एग्री विद दिस। हमारे जो लिबरल और हमारे जो मजहबी तबकात हैं वो दोनों 2 एक्सट्रीम्स पे चल रहे होते हैं कि हमने अपने आइन को देखना है, हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को देखना है, हमने हर शहरी को महफूज होने की फीलिंग देनी है, उनको प्रोटेक्ट करना है। पब्लिक स्पेसेस जो हैं वो बच्चियों के लिए, ख़वातीन के लिए, ट्रांसजेंडर्स वो भी इसी तरह से वायलेंस का शिकार होते हैं। हमारा काम है कि जो कवानीन हम बनाते हैं, और आपको मैं बताऊं कि हम इंटरनेशनल ट्रीटी साइन करने में पाकिस्तान सबसे पहले होता है, लेकिन उसके बाद फिर जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो हमारे इदारों की कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं की जाती है, तो इसलिए वो इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं। अब हमारी एक पूरी विमेन डेवलपमेंट डिवीजन 2012 में बन चुकी है। हमारे ऑम्बड्स पर्सन है नेशनल लेवल पे, पंजाब लेवल पे, हमारी टास्क फोर्सेस हैं, विमेन प्रोटेक्शन की अथॉरिटीज हैं। इसके बावजूद कता कलामी की माजरत चाहूंगी, यहीं से ही गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ा। एक ब्रेक की तरफ जाना, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इसी टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। उस्मा कारदार साहिबा हमारे साथ मौजूद रहेंगी। आपसे मुलाकात होगी एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। विमेन राइट प्रोटेक्शन पर हम बात करें। उस्मा कारदार साहिबा, आपसे ही जानना चाहूँगी, जैसे हम ब्रेक पर जाने से पहले भी बात कर रहे थे कि ग्रेटर इकबाल वाला जो वाक़या था उसको रोका जा सकता था अगर पुलिस का इमीडिएट रिस्पॉन्स होता। हमारे निज़ाम में कमज़ोरियाँ कहाँ हैं? पुलिस को ऑब्वियसली उस कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, उनको ठीक करने की ज़रूरत है, इस्लाहात करने की ज़रूरत है। किस तरह से ठीक किया जाए? फिर लॉज मौजूद है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, हुकूमत की जिम्मेदारी है, फिर भी काम नहीं होता।
करना क्या है आखिर, अगर हम इस डिस्कशन का कोई सोल्यूशन फाइंड आउट करना चाहें तो क्या किया जाए? रोमा, बॉटम लाइन इज कि आपने अपनी बच्चियों को और ख्वातीन को, जो 50% पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, उसको आप जब तक सेफ्टी और सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करेंगे पब्लिक स्पेसेस में, आपका मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए क्योंकि ना वो एक हिफाजत की फीलिंग के साथ किसी अपने एजुकेशन को परसू कर सकती हैं, ना वो कोई जॉब प्लेस में वो उनको सिक्योरिटी अगर हम नहीं देंगे, डिग्निटी नहीं देंगे, तो वो ना आपके जो जीडीपी ग्रोथ का हिस्सा भी नहीं बनेंगी, कुछ भी नहीं होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है सेफ्टी और सिक्योरिटी। वी हैव, बॉटम लाइन, वी हैव टू बिलीव इन आवर वुमेन। अगर एक खातून जो है उसको हरासमेंट होती है, उसका आपने उसको समझना है कि ये बिल्कुल सच कह रही है और उसको प्रोटेक्शन देनी है। मैंने सिस्टम में अपने ये देखा हुआ है, मेरा जो एक्सपीरियंस मुझे बताता है, सारा जो सिस्टम है वो गैंगअप कर जाता है खातून के खिलाफ। आपके तफ्तीशी अफसर से लेके आपके वो जब वो जो भी कल्प्रेट होता है उसकी सिफारिशें आनी शुरू हो जाती हैं, उसको बचाने की कोशिश हो जाती है, फिर कोर्ट्स उनको छोड़ देते हैं। वो 2008 की एक रजिया बीबी थी, उसका डीएनए की एविडेंस भी थी आपके कायद के मज़ार पे, जो उसका रेप हुआ, गैंग रेप हुआ। 2013 में वो तीनों मुल्जिम छुट गए कि जी ये इनके खिलाफ तो एविडेंस। तो जब इंसाफ ही नहीं आप दे सकेंगे अपनी खवातीन को और बच्चियों को, तो फिर कैसे आप उनको वो अपने आप को महसूस समझेंगी? हमें अपनी जो है हर तरीके से जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, वो देखिए, हमारी सेफ सिटी अथॉरिटी है, मैं उनके साथ ट्रेनिंग वर्कशॉप कराई है मैंने 6 यूनिवर्सिटीज में। जबरदस्त विमेन प्रोटेक्शन ऐप है, 1% लोगों को उसकी अवेयरनेस है कि भी ये ऐप नहीं पता, लोगों को पता ही नहीं लोगों को, बिल्कुल। और वो इतने अच्छे सारे पुलिस के ऑफिसर्स हैं, वो इतने डिग्निफाइड हैं, वो लोगों को के लिए 24 घंटे काम करते हैं। लेकिन जब देखें, जब नीचे आप एक थाने पे पहुंचते हैं, 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं पंजाब के, एक 15 से जब कॉल किसी थाने में जाती है और उसका वहां पे जो एसएचओ या बंदा बैठा हुआ है, वो आगे से कहता है नहीं नहीं ये तो कोई मामला ही नहीं, हमने ये तो एक औरत को होने दो जी, अगर होता है, वो इसका आगे से रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, उनका कोई आगे से एक्शन नहीं लेते हैं, तो फिर मामला कहाँ, कैपेसिटी पंजाब लेवल के ऊपर आप मतलब एक बड़ी कमेटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, चेयर कर रही हैं, बल्कि उसको देखा जाए, इसमें कुछ ज़्यादा सख्ती और करने का प्लान है, कुछ आप अपना असर इस्तेमाल कर रही हैं? जी देखें, चीफ मिनिस्टर ने अपने सीएम हाउस में एक विमेन प्रोटेक्शन सेल खोल लिया है। अच्छा। और जो मतलब इस तरह के जो वाकयात, इमीडिएट रिस्पांस इनका अब सीएम हाउस से होगा, और कोई उसमें रियायत नहीं बरती जाएगी, और जो भी इस तरह का वाकया होगा उसमें सख्त से सख्त सजा, लेकिन बट अगेन बात अवेयरनेस पर आ रही है कि अवेयरनेस होगी खवातीन को तो वो यहाँ तक एक्सेस जी। इसके लिए देखें, मेरी एक रेजोल्यूशन थी कि ये सेफ सिटी ऐप जो है, इसकी ट्रेनिंग वर्कशॉप्स तमाम पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ में कराई जाएं। वो अल्हम्दुलिल्लाह जब पास हुई है, उसके बाद हम लोगों की टीम्स गई हैं और वहाँ बच्चियों को सबको अवेयरनेस हो रही है, और वो सारे डाउनलोड कर रहे हैं ऐप। उसमें 15 का रिस्पांस, आप लफ्ज़ कोई लिखते हैं उस ऐप में तो 15 का रिस्पांस इमीडिएटली लोकेशन भी आपकी पहुंच जाती है। और अब हमने निचले अपने जो थाने हैं उनको हमने सख्ती से ट्रेन करना है कि आपने रैपिड रिस्पांस देना है, और जहां भी ये इशू है उसको फौरन एड्रेस करना है। तो ये चीजें जो हैं इंशाल्लाह ताला हम इस पे पूरी हमारी प्राइम मिनिस्टर की, चीफ मिनिस्टर की पूरी तवज्जो है। हम आपके साथ है इस मामले में, जहां भी आप कहेंगी मतलब हम साथ खड़े होंगे, साथ मौजूद होंगे, और मीडिया हमारी हेल्प करे, क्योंकि देखिए ऐसे केसेस ये नहीं है कि अब सिर्फ हो रहे हैं, रिपोर्ट अब हो रहे हैं, हम देखें, क्योंकि अब तहरीक इंसाफ का ये मंशूर भी था और रिफॉर्म के हवाले से बात की जा रही थी, केपीके में कुछ बेहतरी आई पुलिस में, लेकिन अब अगर हम देखें तो वहां पे भी उसी तरह खान साहब जब मरकज में आ गए तो उनका जो उनकी तरफ जो है बड़ा कम ही केपीके की तरफ उनका ध्यान है। वहां पे भी पुलिस की जो सिस्टम है उसमें काफी गड़बड़ शुरू हो चुकी है। रिफॉर्म की बात की जाती है इस वक्त, अगर हम देखें अदालत ते जो है 60 जजेस हैं और 21,50,000 से ज्यादा केसेस जेर इल्तिवा पड़े हैं, तो क्या आप नहीं समझते कि इस वक्त फिल एंड फोर जो है वो रिफॉर्म लानी चाहिए, चाहे वो जुडिशरी का सिस्टम है, चाहे वो पुलिस का निज़ाम है? देखिए, हमारा तो था ही रिफॉर्म का एजेंडा, हमें पुलिस रिफॉर्म्स, जुडिशल रिफॉर्म्स, लेकिन हमारे माशरे में, हमारे सिस्टम्स में, हमारे इदारों में इतनी डिटीरिएशन हो चुकी, इतना बिगाड़ आ चुका कि इसको ठीक करना जो है वो भी उसमें टाइम लग रहा है। और अभी हमारी पूरी तवज्जो है कि हम किसी तरह से देखें, पुलिस रिफॉर्म्स केपी में कितने अच्छे हमने किए थे,
और उससे सारा कल्चर, उसका सारा कल्चर ही चेंज हो जाता है। आपके यहाँ पे पंजाब में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमें पूरी तरह से कामयाबी नहीं हुई है। अभी भी हमें निचले लेवल पे कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग्स, सेंसिटाइजेशन आज भी बेबस नजर आ रहे हैं, बहुत जरूरी है इस वक्त। बिल्कुल, अभी बहुत सा इस पर काम होने की जरूरत है। प्लस अवेयरनेस जो इस वक्त हुकूमत काम कर रही है उसके बारे में खवातीन तक अवेयरनेस पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस तरीके से वो अपनी कंप्लेन लॉन्च करके खुद को महफूज बना सकते हैं और पुलिस को इमीडिएट कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मा कारदार साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। नाजरीन, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल ये है कि गुज़िश्ता रोज़ वहाँ से खबरें ये आई कि शुमाली इत्तेहाद और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात तय पा गए हैं और दोनों ने एक दूसरे पर हमला ना करने की यकीन दहानी कराई है। इस पर गुफ्तगू करेंगे और साथ ही साथ गुज़िश्ता रोज़ देखा गया कि काबुल एयरपोर्ट पर एक के बाद दीगरे 3 धमाके हुए, जिसमें कुछ अमरीकी फ़ौजी भी हलाक हुए, 73 के करीब हलाकतें हुई और 150 के करीब अफराद जो थे वो ज़ख्मी हुए। सूरत हाल क्या है, अफगानिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा, अमन कैसे आएगा, इनखला की क्या सिचुएशन होगी, गुफ्तगू करने के लिए सीनियर तज्जियाकार इम्तियाज़ गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इम्तियाज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो अगर हम गुज़िश्ता रोज़ जो धमाके हुए काबुल एयरपोर्ट पर, इसको अगर हम डिस्कस करें तो इसकी जो जिम्मेदारी है वो दाइश ने कबूल की है। तालिबान ये कहते रहे हैं, अभी भी कहते हैं कि हम अपनी सरजमीन जो है वो किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि दाइश यहाँ पर दोबारा से मुतहर्रिक हो रही है। अमन किस तरह से फिर अब अफगानिस्तान में कायम होगा, इसके लिए तालिबान को क्या करने की ज़रूरत है और जो इनखला की का अमल है वो भी जारी है, आपको लगता है कि इनखला अपने मुकर्ररा वक्त पर पूरा हो जाएगा इस तमाम तर सिचुएशन में? आपने बहुत सारे सवाल कर दिए एक ही सवाल में, अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं शुरू कहाँ से करूँ। इसलिए कि बड़ी गंभीर सूरत हाल है और जो 3 धमाके हुए हैं, हमें पहले मेरा ख्याल है उसके क्वेश्चन करना चाहिए, हमें उस पर सवाल उठाना चाहिए बुनियादी तौर पे कि एक ऐसे हालात में जबकि तालिबान और उनके जो मुखालफिन हैं, ज़्यादातर मुखालफिन उनके साथ मिल गए हुए हैं और जो अहमद शाह मसूद के साहबजादे हैं उनके साथ भी उनका मुआहदा हो गया है, तो उसके बाद इस नौयत के खुदकुश हमलों का जवाज़ क्या रह जाता है और अगर कोई इस किस्म के हमलों में जो भी मुलविस है वो आखिर हासिल क्या करना चाहते हैं, उसमें कोई बिल्कुल समझ नहीं आ रही हमें कि अगर तो ये लोग मतलब यहाँ से इनखला का अमल जारी है और अमरीकी भी चाहते हैं कि 31 अगस्त के बाद भी ये सिलसिला जारी रहे, तो क्या ये अमरीकी अफवाज या अमरीकी इंटेलिजेंस के कोई लोग हैं, प्रॉक्सीज हैं जिन्होंने ये काम किया है ताकि तालिबान की जो अथॉरिटी है उसको अंडरमाइन किया जा सके, या फिर ये वो लोग हैं जो मुसलसल मुतालबा करते रहे हैं कि अमरीकी अफवाज को अफ़गानिस्तान से अभी नहीं निकलना चाहिए, इसलिए कि इसमें सर फहरिस्त हमारा पड़ोसी भारत शामिल था, क्योंकि उनके नज़दीक जो अशरफ गनी साहब की हुकूमत थी वो उसका यहाँ पे रहना नागुज़ीर था उनके लिए, और मुसलसल उन्हीं की वो हिमायत करते रहे, उन ग्राउंड रियलिटीज़ को नज़रअंदाज करते हुए जो सबके सामने थी, और जिसने फिर मजबूर किया अमेरिका को तालिबान के साथ बातचीत पे, अमन मुआहदे पे, और जो फिर जो मुंतज हुई इंट्रा अफगान डायलॉग पे, वो भी अब अपना मंतकी अंजाम तक न पहुँच सका। तो ये एक बड़ी गंभीर सूरत हाल है इस लिहाज से कि तालिबान ने अब इजाज़त भी दे रखी थी उन तमाम लोगों को जो एयरपोर्ट के बाहर बैठे हुए हैं, उसके बावजूद इस किस्म का शदीद धमाका, और ख़ास तौर पे इस तनाजुर में कि अमरीकी इंटेलिजेंस इदारों ने पहले से ही कह दिया था कि बड़ा जल्द यहाँ पे हमला होने वाला है। तो बहुत बड़ा सवाल उठता है कि अमरीकी इंटेलिजेंस इदारों को अगर पता था कि बहुत बड़ा हमला होने वाला है, तो फिर उन्होंने हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पे कोई एहतियाती तदाबीर क्यों नहीं इख्तियार की? किस तरह एक खुदकुश बमबार उस भीड़ के अंदर पहुंच गए जहां पे बेचारे खुद न सिर्फ अमरीकी मारे गए बल्कि उनके साथ बेशुमार अफगान बेगुनाह शहरी भी मारे गए। इम्तियाज़ साहब, ये फरमाइए, बाइडन ने
फौरी तौर पर रिस्पांस दिया और उसने कहा कि हम बदला लेंगे। ये किस तरह का बदला एक्सपेक्ट किया जा सकता है? बदला देखिए, वो तो पहले ही ले रहे हैं कि एक तरफ पूरी अफगान कौम मुत्तहिद हो गई है इस बात पे कि गैर मुल्की अफवाज को यहाँ से निकल जाना चाहिए, और दूसरी तरफ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने 2 रोज़ पहले खुल्लम खुल्ला ये बयान दिया कि जब तक आखिरी अमरीकी और अमरीका का आखिरी इत्तेहादी अफ़गानिस्तान से हम नहीं निकाल लेते उस वक्त तक हमारा ऑपरेशन जारी रहेगा। और उसमें उन्होंने जो 31 अगस्त की डेडलाइन है उसको भी टोटल नज़रअंदाज कर दिया। मसलन उन्होंने एक धमकी आमेज़ अंदाज में कहा कि इवैक्यूएशन या यहाँ से अमरीका के हमनवा लोगों का, उनके इत्तेहादियों का इनखला जारी रहेगा जब तक पूरा नहीं होता। तो इससे ये जाहिर होता है कि जो साहब, अगर हम देखें कल जो धमाके, बड़े अफसोसनाक जो वाक़या हुआ है काबुल के एयरपोर्ट पे, तो ये जो आईसिस ने ये चीज़, दाइश ने जब से ये कबूल किया ये धमाके, उसकी अगर हम देखें तो माजी में भारत की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट या भारत की जानब से असलहा बेचने के बड़े इंकशाफात भी इंटरनेशनल लेवल पे भी हुए हैं। तो क्या समझते हैं कि डायरेक्ट फ़ायदा किसको हुआ इन धमाकों की वजह से? डायरेक्ट फ़ायदा उन लोगों को हुआ है कि जो अमरीकी और गैर मुल्की अफवाज का इनखला नहीं चाहते यहाँ से, और दूसरा साथ साथ वो ये भी चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान को मुसलसल एक इंतहाई गैर मुस्तहकम और तशद्दुद से भरपूर मुल्क के तौर पे प्रोजेक्ट किया जाए। क्योंकि बार बार हम सबको खुद इस पर गौर करना चाहिए कि जो प्रॉक्सी टेररिस्ट हैं, जो आलाकार हैं दहशतगर्दी के अदम इस्तेहकाम के, आखिर वो किसके ईमा पे इस तरह का काम कर रहे हैं? क्योंकि कोई भी जी शऊर शख्स या कोई भी, जैसे तालिबान जैसी एक इंसर्जेंट तहरीक थी, वो इस तरह बेदर्दी के साथ मासूम शहरियों को निशाना नहीं बनाते हैं। ख़ास तौर पे ऐसी सूरत हाल में जब उस ग्रुप को शायद वो ख्वाब देखते हों, लेकिन किसी सूरत में भी ये तवक्को नहीं रख सकते कि वो इस मुल्क पे कब्ज़ा कर लेंगे इस तरह के खुदकुश हमलों के ज़रिए। क्योंकि खुदकुश हमले की अब उन्होंने अगर जिम्मेदारी कबूल भी कर ली है, तो कौन अफ़गान ऐसे लोगों को इक़्तिदार में देखना चाहेगा या उनको वोट देना चाहेगा या उनको कबूल करेगा? तो एक बड़ी खौफनाक गेम यहाँ पे प्रॉक्सी टेरर की दोबारा शुरू होती नज़र आ रही है, और उसमें हमें पाकिस्तान को भी काफ़ी चौकन्ना रहना पड़ेगा। अच्छा, ये फरमाइए कि ये जो पिछले हमने 8-10 दिन में देखा कि जो तालिबान ने अपना एक इमेज क्रिएट किया था, वो बड़ा अच्छा इमेज बन रहा था। आपके ख्याल में ये जो कल धमाके हुए हैं, इससे इनके इमेज के ऊपर कोई नुकसान पहुंचेगा? नहीं रो भाई, उसका तालिबान के इमेज के साथ क्या ताल्लुक है? तालिबान के अपने लोग उसमें जख्मी हुए हैं। तालिबान के पास वो टेक्निकल इक्विपमेंट तो नहीं है, जो सेंसर्स तो नहीं है कि पता लगा सकें किसके पास असलहा है, किसके पास ग्रेनेड है या सुसाइड जैकेट किसी ने पहनी हुई है। वो तो आप ज़रा तसव्वुर करें कि जो काबुल एयरपोर्ट के अतराफ में सिक्योरिटी कॉर्डन किस तरह हैं। बिल्कुल काबुल एयरपोर्ट का जो मरकज़ी हिस्सा है वो मुकम्मल तौर पे अमरीकी अफवाज के कब्ज़े में है। उसके बाहर वाला कॉर्डन जो है वो उन अफ़गान फोर्सेस के हाथ में है जिनको खुसूसी दस्ते कहा जाता था। उनको पख्तिया वगैरह से लेके यहाँ पे आके उन्होंने सेकंड सिक्योरिटी रिंग बनाया है। ठीक है। फिर काबुल एयरपोर्ट की हुदूद से बाहर एक बहुत बड़ा रिंग है जो कि तालिबान के हवाले था। और यानी कि इन धमाकों का जो डायरेक्टली फ़ायदा है उस कुव्वत को है जो नहीं चाहती कि यहाँ से गैर मुल्की अफवाज का जो है इनखला हो। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ गुल साहब हमारे साथ मौजूद है। अफगानिस्तान अभी ठीक नहीं है और इस सूरत हाल में पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे कुछ नए मौज़ूआत के साथ। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। तहरीक इंसाफ हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी कैसी रही, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी 3 साला कारकर्दगी के लिए जो तहरीक इंसाफ हुकूमत ने इश्तिहारी कैंपेन चलाई, उसमें कुछ तस्वीर का इस्तेमाल किया गया जिस पर खासी तनकीद भी की जा रही है। पाकिस्तान के सबसे मारूफ अखबार में ये जो तस्वीर थी, ये जो कैंपेन थी, वो शाया की गई, जिसके बाद ये बात सामने आई और स्पेशली मुस्लिम लीग नून ने इस पर खासी
तनकीद की और कहा कि ये जो तस्वीर थी ये किसी भारतीय पोर्टल से उठाई गई थी। और मरियम औरंगजेब साहिबा ने ये बात कही कि हुकूमत ने पाकिस्तान में जाली तरक्की, जाली खुशहाली दिखाने के लिए भारतीय वेब पोर्टल से तस्वीर को लिया और इन तस्वीर का इस्तेमाल किया। खैर, तहरीक इंसाफ की हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी कैसी रही, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ शो में इस वक्त मौजूद हैं तज्जियाकार फरूख पताफी साहब। फरूख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, फरमाइएगा, तहरीक इंसाफ ने जब हुकूमत बनाने से पहले कुछ वादे किए थे, अपना जब मंशूर पेश किया था उसमें बहुत से वादे किए थे, कुछ वादे तो पूरे हो गए, कुछ वफा ना हो सके। आपको क्या लगता है इन 3 सालों में पाकिस्तान किस हद तक तब्दील हुआ है? बहुत बहुत शुक्रिया रोमा, बहुत बहुत शुक्रिया रूफ साहब फॉर टेकिंग मी ऑन। लेट मी टेल यू कि जब ये हुकूमत आई तो उससे पहले जब भी कभी मैनिफेस्टोज लिखे जाते थे तो उसके अंदर हमेशा ये होता था कि मैनिफेस्टोज को इंट्रोड्यूस कराया और उसके बाद जैसे ही हुकूमत में आया तो मैनिफेस्टोज से बिल्कुल ही तवज्जो हट गई। दिस टाइम वी सॉ अ गवर्नमेंट व्हिच इनवाइटेड मीडिया कि वो कम अज कम इन तमाम चीजों पे नजर रखें। हमने फिर उसके बाद डॉन का ट्रैकर देखा, हमने उसके बाद हुकूमत की अपनी खुद अप्रोच देखी। तो मुझे सबसे पहली चीज जो अच्छी खुशाइंद लगती है वो ये है कि इस गवर्नमेंट ने कम अपने मैनिफेस्टो को नहीं छोड़ा। अच्छा, उसके बाद जो है 2-3 चीजें और जो बहुत इम्पोर्टेंट है। इस गवर्नमेंट से पहले जो हम मामले को देखते थे वो ये था कि बहुत सारी चीजों के अंदर ये नहीं होता था कि स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन नहीं हो रही होती थी। जैसे ही कोई क्राइसिस आया तो वजीर आजम साहब उस जमाने के गायब हो गए। लेकिन इस वजीर आजम के आने के बाद हमने सोशल मीडिया पे बाकी चीजों के अंदर काफी ज्यादा विजिबिलिटी भी देखी है गवर्नमेंट की और स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन होती है। साथ साथ जो मैं बात कर रहा था खास तौर पे ट्रैकर की, तो अगर आपको याद हो इनके तमाम मैनिफेस्टो को उठा के एक ट्रैकर बनाया डॉन न्यूज़पेपर ने, और उसके अंदर उसने मुख्तलिफ चीजों को मेजर किया। उसके अंदर 2 जो प्रोमिसेस थे वो फुलफिल हो गए। 6 जो है वो अभी पार्शली कंप्लीट है और उसके बाद कोई 30 से ज्यादा हैं जो कि ऑन देयर वे हैं। सिर्फ 6 ऐसे प्रोमिसेस हैं जिनको अभी तक मदारिस के निज़ाम को, बाकी चीजों को इस गवर्नमेंट ने हाथ नहीं लगाया। कंट्रोवर्सी जरूर हुई होंगी लेकिन मुझे एक ओवरसाइट नजर आती है, एक कोशिश नजर आती है। जी फरूख, ये बताओ कि सबसे बड़ा वादा जो था वो लोकल गवर्नमेंट्स का था और ये था कि इख्तियारात हों या फंड्स हों वो लोकल गवर्नमेंट तक मुंतकिल कर दिए जाएंगे। उस मामले में बिल्कुल नाकामी है, बिल्कुल खामोशी है। तो मतलब इस हवाले से आप क्या देखते हो? ना ही कोई फ्यूचर में कोई प्लान नजर आ रहा है उस तरह का। रऊफ साहब, इस मीडिया के जरिए से ये भी बता दूं कि आप मेरे उस्तादों में से हैं, तो आपसे ही सीखा है कि लोकल गवर्नमेंट्स कितनी इंपॉर्टेंट हैं। और मेरे ख्याल में यूर एब्सोल्युटली ऑन मनी कि इस मामले के अंदर बिल्कुल गवर्नमेंट प्रोग्रेस नहीं कर पाई है। गवर्नमेंट ने कुछ इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की बिल्स, क्योंकि आपको पता है कि प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, फेडरल नहीं है, तो उसके अंदर कुछ गवर्नमेंट ने कोशिश की लेकिन उसके बाद कोई क्राइसिस ऐसे आ गए, कोविड-19 वगैरह वगैरह, तो उसकी वजह से हमें बताया जाता है कि ये मामला रुक गया है। लेकिन उसके अंदर भी अगर आपको लोकल गवर्नमेंट की जो 3rd ईयर की परवेज मुशर्रफ साहब वाला फार्मूला याद हो तो उसके अंदर इन्होंने एक तब्दीली की है। उसके अंदर जिला नाज़िम की बात होती थी, उसके अंदर जो है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट का एक जो है हेड होता था, लेकिन अब इन्होंने तहसील के लेवल पे करने का उसका इरादा किया है। लेकिन फिर भी बियॉन्ड माय कॉम्प्रिहेंशन के अभी तक इन्होंने क्यों नहीं उसको स्टार्ट किया। जो मैंने 6 बताए थे ना कि जिसके ऊपर काम नहीं हो सका, उनमें से लोकल गवर्नमेंट भी है। एंड यू आर राइट, मेरे ख्याल में जहां जहां हुकूमत ने काम नहीं किया है तो उसका बताना चाहिए। एक चीज जो मुझे फिर बताते हुए थोड़ी सी वो खुशी होती है कि हम ज्यादातर बड़े नोडल पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं कि जी हुकूमत ने ये फलां काम कर लिया यानी कि गुर्बत खत्म की यानी की, लेकिन जो एहसास प्रोग्राम को उन्होंने कंसोलिडेट करके और उसके साथ डेटा मुरतब किया है ना रऊफ साहब, मेरे ख्याल में ये भी एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। उसकी वजह ये है कि पिछली गवर्नमेंट में जब तक सेंसस नहीं हुआ था 20 साल तक, आप भी होते थे साथ ही, हम वजीर आजम साहब के पास जाते थे तो वो कहते थे आबादी 18 करोड़ है, सदर साहब के पास जाते थे तो वो कहते थे 20 करोड़ है। जिस मुल्क के अंदर प्राइम मिनिस्टर हाउस
प्रेसिडेंसी के दरमियान 2 करोड़ लोग जो है गायब हो जाएं या पैदा हो जाए, तो वहां पे टारगेटेड इंटरवेंशंस कैसे होंगे? तो अब ये हुआ है कि एक तो सेंसस हो गया, दूसरा एहसास की वजह से डेटा कलेक्शन बहुत हो रहा है, जिससे रियासत पाकिस्तान फरहत अभी साहब, अगर हम देखें तहरीक इंसाफ हुकूमत के कुछ अच्छे इक़दाम भी अगर देखें तो सेहत कार्ड है, बहुत सारे लोग उससे पूरे पाकिस्तान जो है 2 सूबे उससे ज़्यादा मुफीद हो रहे हैं। साथ साथ अगर हम बात करें रोशन डिजिट पाकिस्तान है, फिर इसके साथ साथ एहसास प्रोग्राम है, लेकिन इसके साथ साथ एक और नारा था खान साहब का कि एहतिसाब सबका होगा। तो हमने देखा कि जिसको एहतिसाब का जब नारा लगा और जिनको पकड़ा गया तो उसके अनफॉर्चुनेटली वो लोग आज आज़ाद हैं, और जिनके लिए लोगों को भी चेंज कर दिया। खासकर अगर जहांगीर तरीन साहब की मैं बात करूं या मलम जबा के इसके हवाले से बात करूं तो उस पर कभी खान साहब बात नहीं करते या उनकी पार्टी जो है वो बात नहीं करती। महंगाई एक बहुत बड़ा इशू है, कैसे देखते हैं सर आप इन चीज़ों को? हरमीत साहब, मेरे ख्याल में ये आपने सवाल बड़ा अच्छा किया, लेकिन माजरत के साथ हम लोग ज्यादा मीडिया वाले हैं तो हम मीडिया वाली बातें करते हैं। हमारा मीडिया का एक थोड़ा सा मसला ये बना हुआ है कि वी एक्चुअली डोंट एक्चुअली डाइव डीप इनटू थिंग्स, राइट। ये तमाम वो चीजें हैं जो मीडिया के ऊपर आ रही हैं, और मैंने कहा कि थिंग्स आर फार फ्रॉम परफेक्ट, और उसके अंदर बहुत सारे मसाइल हैं। अकाउंटेबिलिटी, मैं जब बच्चा था और अब मैं बुजुर्ग होने वाला हूँ, तो उसके अंदर जो है अपनी पूरी जिंदगी में मैंने हमेशा करप्शन की बात सुनी है और अकाउंटेबिलिटी की, और उसके अंदर उस तरह से तब्दीली नहीं आ सकी। आज तक आप जो कानून चला रहे हैं वो नैब ऑर्डिनेंस है, जो एक परवेज मुशर्रफ साहब बना के देके गए थे, उसके बाद आप रिफॉर्म नहीं कर पाए। उसके अंदर सेक्शन 14 है जिसको अभी तक हम चेंज नहीं कर पाए, जिसकी वजह से ये होता है कि जो कल्पेबिलिटी है वो ऑटोमेटिकली साबित हो जाती है और आपको अपनी इनोसेंस साबित करनी पड़ती है। लेकिन जो डीपर इश्यूज है ना, मेरा सबसे बड़ा इशू ये है कि हमारे यहाँ बहुत सारी चीजों को मीडिया, क्योंकि उस पर रेटिंग आती है तो हम उसको फोकस करते हैं, लेकिन जो डीपर और मिनिस्क्यूल इश्यूज हैं, जैसे अभी बात हो रही थी, रऊफ साहब ने बड़ी उम्दा बात की कि लोकल गवर्नमेंट। अब मुझे ये बताएं कि आपके प्राइम टाइम में कितनी दफा लोकल गवर्नमेंट की बात होती है? नहीं होती। क्यों नहीं होती? उसकी वजह यह है कि उसके अंदर से रेटिंग आपको नहीं मिलती। आप डिस्कस करेंगे तो हमारे एंकर्स को समझ ही नहीं आ रही होती, खासतौर पे यंगर एंकर्स को, कि लोकल गवर्नमेंट के अंदर इश्यूज क्या है। तो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीजों पे काम हो रहा है, एनवायरमेंट पे हो रहा है, एहसास प्रोग्राम पॉवर्टी एलिविएशन पे हो रहा है, डेटा कलेक्शन पे हो रहा है, हेल्थ कार्ड का आपने सही कहा, लेकिन हाँ उसके अंदर एक इशू जरूर है। हेल्थ कार्ड के साथ साथ आपको हेल्थ की फैसिलिटीज भी ज्यादा चाहिए, आबादी बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन के ऊपर हम शायद नहीं काम कर पाए। लेकिन ये वो इश्यूज हैं कि जो शायद हम मीडिया वाले बहुत ज्यादा बात करना नहीं चाहते। अच्छा फारूक साहब, यहाँ पर कथा कलामी की माजरत चाहूंगी, हमारे पास वक्त बहुत मुख्तसर है। सर ये फरमाइएगा कि अगले जो 2 साल हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत के, सबसे बड़ा चैलेंज इस हुकूमत के लिए क्या होगा आने वाले 2 सालों में? मेरे ख्याल में सबसे बड़ा इशू वही है जो आपने, मैंने और रऊफ साहब ने अपने अपने बचपनों से सुना है, वो है हमारी मईशत। हमारी मईशत का खास तौर पे जो डेफिसिट्स हैं, ट्विन डेफिसिट्स हमें खराब करते हैं, करंट अकाउंट का भी और फिस्कल डेफिसिट का भी। मेरे ख्याल में जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन है वो हमारे लिए अभी तक बहुत सुहाना ख्वाब है, लेकिन उसके साथ साथ पॉपुलेशन कंट्रोल बहुत बड़ा इशू है। आबादी, मेरे बचपन में स्कूलों की एक क्लास के अंदर 20-30 बच्चे होते थे, अब 200 बैठे हैं पब्लिक स्कूल में। ठीक है, मतलब आने वाले 2 सालों में मईशत सबसे बड़ा चैलेंज होगा तहरीक इंसाफ के लिए। और अभी की हम कारकर्दगी देखें तो बहुत से मामलात जो थे उस पर काम हो रहा है, लेकिन बहुत से मामलात अभी भी ऐसे हैं जिन पर काम करना तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वो जो खबर एक आपके पास है वो भी शेयर कर लें। जी बिल्कुल कर लें। और यहाँ पर मैं अपने तजियाकार फारूक पताफी साहब का शुक्रिया भी अदा करना चाहूंगी। हमारे पास अगली स्टोरी अफगानिस्तान से इनखला के मामले में, रेफ्यूजीज जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं और इस हवाले से कराची में जो इंतजामात हैं वो मुकम्मल किए जा रहे हैं। ठीक है, और उसके बारे में होटलों को कहा जा रहा है, एक मरासला लिखा गया है कि होटल खाली करवाए गए हैं और ये कहा गया है कि 2000 के करीब लोगों को एक्सपेक्टेड है कि वो पाकिस्तान आएंगे। अब ये नहीं मालूम कि वो कुछ अरसे के लिए रुकेंगे या ज्यादा देर के लिए रुकेंगे, लेकिन ये है कि ये मरासला एक कहा जा रहा है।
थोड़े दिन पहले ये बात कही जा रही थी कि रेफ्यूजीज जो हैं वो एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं अफगानिस्तान से आएंगे, लेकिन बॉर्डर के पास जो एरिया है वो उनके लिए मखसूस कर दिया जाएगा, उस मखसूस एरिया से आगे आने की इनको इजाजत नहीं होगी। लेकिन अब ये इतलात सामने आ रही हैं कि कराची के होटल्स के इर्द गिर्द जो है, एयरपोर्ट के इर्द गिर्द इंतजाम किए जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते इतने रेफ्यूजीज को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने का। पहले ही यहाँ पर बहुत से रेफ्यूजीज जो हैं वो मौजूद हैं और पाकिस्तान ऑलरेडी बहुत सफर कर रहा है अफगानिस्तान के मसले की वजह से। इसमें ख्याल में मुझे लगता है कि डिप्लोमेट्स वगैरह होंगे, कोई सफारतकार होंगे, कोई NGO सेक्टर वगैरह के लोग होंगे, लेकिन बहरहाल देखते हैं। ये खबर ज़रूर है एक हमारे पास कि 2000 के करीब लोग अफगानिस्तान से ट्रैवल करके आ रहे हैं और कराची में उनके लिए होटल्स खाली करवाए। बिल्कुल ठीक हो गया। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, चेयरमैन PCB का जो मामला है वो इस वक्त ज़ेरे बहस है। कुछ रोज़ पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 2 अलग-अलग 1-on-1 मुलाकात की थी मौजूदा चेयरमैन PCB एहसान मानी साहब से और साबिक कप्तान रमीज़ राजा साहब से। उसके बाद कुछ तो खबरें ये आ रही थी कि रमीज़ राजा अगले चेयरमैन PCB होंगे, लेकिन हिदायत जो आई थी वो एहसान मानी साहब को आई थी कि वो अपने ओहदे पर काम जारी रखें। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ ये मामला सामने आया कि एहसान मानी साहब ने खुद ही इस ओहदे पर काम करने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने 2 नाम बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को सजेस्ट किए थे, जिनमें असद अली साहब का नाम है और रमीज़ राजा साहब का नाम है। लेकिन मोस्ट लाइकली चांसेस यही है कि रमीज़ राजा जो है वो इस ओहदे के लिए सूटेबल करार दिए जा रहे हैं। अगले 15 रोज़ में इलेक्शन होंगे, जिसके बाद हतमी फैसला किया जाएगा। गुफ्तगू करने के लिए हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं इरफान ज़हीर। इरफान, थैंक यू सो मच। शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। चांसेस तो रमीज़ राजा साहब के हैं चेयरमैन PCB के बनने पर, लेकिन ये फरमाइएगा, अगर रमीज़ राजा चेयरमैन PCB बन जाते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए किस कदर ये बेनिफिशियल साबित होगा, इम्पैक्ट आएगा उनके चेयरमैन PCB? सबसे पहले तो जिस तरह हमने लास्ट शो में बात की थी कि एहसान मानी को उन्होंने कहा था कि आप एक कंटिन्यू करें और अपने जो रिमेनिंग ड्यूटीज़ हैं उसे फुलफिल करें, और शायद यही कहा जा रहा था कि इनको एज ए डिप्टी चेयरमैन के तौर पे या बोर्ड ऑफ गवर्नर का मेंबर बना के कंटिन्यू कराएंगे और फिर लेटर ऑन ये ज्वाइन करेंगे। बट उनकी रिजर्वेशन हेल्थ के लिहाज से पहले भी उन्होंने कहा, और दूसरा मेरे राय के मुताबिक ये भी है कि उनको बुरा भी लगा कि पहले ही मीडिया में रमीज़ राजा से मीटिंग और नाम आना रमीज़ राजा का, शायद वो भी उनको नागवार गुजरा और उन्होंने इसी रीज़न की वजह से शायद अपने कंटिन्यू नहीं किया, एक्सटेंशन नहीं ली उन्होंने और उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। जहाँ तक अब 2 नाम है मोस्ट लाइकली, क्योंकि जो ज़राए यही कह रहे हैं कि PM हाउस से कॉल भी चली गई और उन्होंने तस्दीक भी कर दी रमीज़ राजा ने। होता ट्रेडिशन यही रही है, प्रोसीजर तो आप बता रही हैं ऐसे ही है कि वो नाम बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को जाते हैं और फिर वो इलेक्शन होते हैं और उसके बाद नॉमिनेट होता है। बट ट्रेडिशन समहाउ इसी तरह रही है कि पैटर्न इन चीफ PM जिसका नाम नॉमिनेट कर दिया जाता है वो बाकी भी मेंबरान उसी को फॉलो करते हैं। है तो डेमोक्रेसी, लेकिन समहाउ दूसरा मेथड भी इसमें चलता है। तो तस्दीक वो खुद भी कर चुके हैं रमीज़ राजा कल इस बात के कि मुझे कॉल आ चुकी और मैं ही हूँगा। और सेकेंडली जो आपने क्वेश्चन पूछा कि इसको कैसे देखते हैं, इस पे काफ़ी डिस्कशन की जा सकती है। इनका स्टांस जो है ना वो थोड़ा सा क्रिटिकल रहता है रमीज़ राजा का। उसमें 3-4 नामों के अगेंस्ट अगर हम बात करें तो सबसे पहले मोहम्मद हफीज़ के अगेंस्ट इनकी स्टेटमेंट्स जो आती रही और हफीज़ की इनके अगेंस्ट आती रही, वो टीम का पार्ट है। जितने भी लोग जरा थोड़ी सी एज से ज्यादा हो जाते हैं, उनके बारे में रमीज़ राजा का सॉफ्ट कॉर्नर नहीं, सॉफ्ट का ये यंगस्टर को प्रमोट करते हैं। आप मिसबाहुल हक का भी नाम हाँ, मिसबाहुल हक के जी बिल्कुल, उनके काफ़ी परेशान कुन बात है कि ये उनके जो नाक़दीन में शामिल है, बिल्कुल ऐसे ही। और उनके साथ इन पे काफ़ी क्रिटिक्स के तौर पे इन पे बात करते रहते हैं। अपने यूट्यूब चैनल पे भी इन पे हमने देखा कि बहुत इन पे बात करते हैं कि इनका जो मेथड है, मेथडोलॉजी है कोचिंग का, वो ठीक नहीं है। फिर इसी तरह मोहम्मद यूसुफ जो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर बैटिंग कोच हैं, उनका इनके साथ बड़ा ज़्यादा एक पुरानी टसल चलती आ रही है। साम हाउस इकलान मुश्ताक का भी हमने कई चीज़ों पर देखा। तो इनके कुछ लोगों के साथ जब किसी चीज़ के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है तो वो प्रलॉन्ग करता है, वो फिर एक डिस्कशन या आर्गुमेंट्स खत्म नहीं होते। तो मेरा ख्याल है ये जो बोर्ड के अंदर 4-5 लोग हैं और वर्ल्ड कप बड़ी, जैसे आपने जिक्र किया इन खिलाड़ियों का, हमने भी देखा कि ट्वीट के जरिए जिस तरह एक दूसरे को वो तनकीद की जाती थी। इसमें जो नाम आपने गिनवाए, एक तो तलवार जो है इनके ऊपर लटक रही है, लेकिन साथ साथ ये बताइएगा कि PCB के और कितने कितने और कौन से ओहदे वाले रखने वाले लोग हैं जिनके हालात इस वक्त, मतलब सूरत हाल जो है वो नाजुक हो गई है। भैया देखिए मेरा करना होगा आगे, क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कंटिन्यू कर सकेंगे या नहीं? बिल्कुल, सबसे बड़ा नाम तो वसीम खान का आता है कि देखना पड़ेगा, क्योंकि एहसान मानी ने 90% अपनी अथॉरिटी डेलीकेट की हुई थी वसीम खान को और वो एज ए CEO सारी चीजें वही लुक आफ्टर कर रहे थे। और शायद यही चीज उनकी जाने की भी रीजन बनी, जो खान साहब को
भी बुरी लगी कि आप चेयरमैन थे, यू वर द फाइनल अथॉरिटी, आपको चीजें देखनी पड़ती चाहिए थी, अब वो वसीम खान देख रहे थे और इसी वजह से। लेकिन अब वो क्योंकि रमीज राजा इज नोइंग ऑल द फैक्ट कि मुझे खुद से फ्रंट फुट पे आना है, अगर मैं भी बैक फुट पे खेलूंगा तो फिर मैं भी कहीं नजर नहीं आऊंगा, तो वो इस चीज को समझते हैं। काफी श्रूड, काफी वो समझदार कहना चाहिए इस मामले के अंदर कि वो समझते हैं सारी इन। जो आपकी बात से मुझे अंदाजा हो रहा है 4-5 लोगों के लिए खतरे की घंटी बज रही है, जिसमें वसीम खान है, जिसमें कोच हैं हमारे मिसबा उल हक, जिसमें मोहम्मद हफीज हैं, जिसमें शुएब मलिक हैं, इनके बारे में खतरे की घंटी है। बहुत से यानी सर्कल कह रहे थे कि मोहम्मद हफीज को, शुएब मलिक को टीम में होना चाहिए 2020, तो मोस्ट प्रोबेबली रमीज आएंगे। देखिए मेरा अपना मानना ये है कि ये तो देखना पड़ेगा वहां के करते क्या है, क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा रह गया, ऑलमोस्ट 2 मंथ रह गए वर्ल्ड कप के अंदर और काफी बड़ा प्लेटफॉर्म है, सबसे बड़ा इवेंट है दुनिया का। तो मेरा ख्याल है कोचिंग को छेड़ना, या इवन मैं खुद मिसबा उल हक की कोचिंग के अगेंस्ट हूँ कि वो काम नहीं, लेकिन इतनी जल्दी टाइम के अंदर अगर आप कोचिंग को चेंज कर देते, कोचेस को, या आप प्लेयर्स को चेंज करते, तो आपके पास रिप्लेसमेंट नहीं आती। ना कोई प्लेयर इतनी जल्दी आके अपनी जगह को एड ऑन कर सकता है, ना कोई कोच आके पूरी टीम को प्रिपेयर कर सकता है। तो मेरा ख्याल है वो भी समझदार है, रमीज राजा भी, और समझते हैं इस चीज को, शायद वो इतनी जल्दी सारे डिसीजन ले। और अभी तो सबसे बड़ा इससे मेरे नज़र में उनको जो काम करने की जरूरत है वो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के ऊपर है। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत काम होने का जरूरत है। अभी तो उनको कई चीजें समझ ही नहीं आ रही होंगी, क्योंकि आप जब आएंगे आपका पूरा एक सिस्टम नया रिवैम्प हो चुका है, आपने उसको देखना, उसमें चेंजिंग कोई करनी रिक्वायर्ड है, वो देखनी पड़ेगी। तो मेरा ख्याल है कि पहले उस पर काम करें। और फिर माजी में हमने देखा कि जब कमेंट्री की बात आ रही थी, जब इनको पीसीबी में ओहदा दिया जा रहा था, तब भी इन्होंने इनकार किया था कि भाई कमेंट्री जो है मैं करूंगा क्रिकेट की। तो अब यूट्यूब चैनल भी आ गया है, तो ये दो चीजें क्या इजाजत मिल जाए या टाइम इतना मिल पाएगा इनको कि वो दोनों कंटिन्यू कर सकें? मेरा ख्याल है कि जहां तक मुझे पीसीबी की पॉलिसीज का मालूम है, वो शायद यूट्यूब चैनल को अलाउ ना करें, क्योंकि आप नेशनल ड्यूटी पे हैं और गवर्नमेंट के आप समहाउ एम्प्लॉई हैं, तो वो तो मेरा ख्याल है इनको होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल आपका तौर के ऊपर एक वैसे भी पैसे इतने ज्यादा मिलने जा रहे हैं, हम इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। 40 to 50 लाख so many facilities, इंटरनेशनल ट्रैवल प्लस नौकर चार्टर गाड़ियां। सबसे बड़ा आप ऑनर देखें, ऑनर कितना बड़ा प्रेस्टीज वाली चीज है कि आप पाकिस्तान के चेयरमैन है, तो ये छोटी मोटी यूट्यूब या इन चीजों को तो मेरा ख्याल है आप बिल्कुल किसी तरह कंसीडर ही नहीं करना चाहिए, खाते में ही नहीं लाना चाहिए। हरमीत से कोई सवाल ले लें मेरे ख्याल में। हाँ हरमीत जी बताइए। अच्छा, वैसे अगर हम बात करें डोमेस्टिक लेवल पे, जो नॉर्मल होता था, हमारे जितने क्रिकेटर थे उनका ध्यान, या पीसीबी के चेयरमैन जितने आते थे, तो लोकल सतह पे क्रिकेट को ज़्यादा फ़रोग दिया जाता था। अब वो चीज़ें थोड़ी सी थम गई हैं। क्या लगता है, रमीज राजा ज़्यादा इंटरेस्टेड तो नज़र आते हैं, तो क्या दोबारा उठाएंगे लोकल गेम्स, दोबारा क्रिकेट को लोकल सतह पे? अब बिल्कुल मेरा ख्याल है कॉलेजेस एंड देन जी करना तो चाहिए, और मेरा ख्याल है करेंगे भी, लेकिन अभी सिस्टम पूरा रिवैम्प हो चुका है, आपकी डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म हो चुकी है, आपकी रीजनल क्रिकेट आ चुकी है। पहले तो इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, और मेरा ख्याल है जो पीएम साहब के साथ मीटिंग हुई है, ये पीएम साहब के विजन को ही लेके चलेंगे, अपनी शायद ज्यादा ये छेड़खानी ना करें, क्योंकि करेंगे तो ऑब्वियसली वो फिर वो चीजें इनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी। ऑब्वियसली गाइडलाइन पीछे से ही होगी, और वो फिर उस जो थिंक टैंक पूरा बैठेगा इनके साथ, मिलके उसी को लेके कंटिन्यू करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि वो ज्यादा चेंजिंग की तरफ जाएंगे, जो पास में ये बोलते रहे हैं, नए स्ट्रक्चर को ही फॉलो करेंगे। ये मेरा ख्याल में शुरू में तो शायद ये हो कि पीएम के स्ट्रक्चर को लेके चलें ये, लेकिन उसके बाद जो रमीज राजा को हम लोग जानते हैं, इन्होंने अपनी करनी ज़रूर है, मतलब वो छेड़ेंगे ज़रूर, स्ट्रक्चर को तब्दील करेंगे। लेकिन जहाँ तक डोमेस्टिक क्रिकेट का मामला है, ये जो रीजनल क्रिकेट है, ये तो पीएम का विजन था। इस बारे में आप सही कहते हैं कि वो जो इदारों की इदारा जाती वो कारकर्दगी थी, उसे ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी, नॉट वेरी। हाँ, मतलब वो मेरा नहीं ख्याल को, वो तो पीएम का बड़ा, जैसे ही वो आए उन्होंने साथ ही चेंज कर दिया। और जैसे आपको पता है कि पीएम साहब जब कैप्टन भी थे, बड़े अथॉरिटेटिव कैप्टन थे, बहुत ज्यादा वो बोला करते थे। और ये भी लोग सारे जितने भी प्लेयर, रमीज, वसीम, वकार, जो उनके साथ खेले हैं, ये उनको फॉलो करते हैं, ये उनसे किसी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर डिस्कशन में ऐसा जाते नहीं है। और इवन आपको याद होगा कि कुछ टाइम पहले अजहर अली ने, मिसबा ने और मोहम्मद हफीज ने कोशिश भी की उनको गाइड करने के, समझाने के लिए, तो बात की तो वो भी उनको नागवार गुजरी। तो मेरा ख्याल है कि रमीज राजा इसी प्रिंसिपल, जो इनका स्टेट ऑफ माइंड है पीएम साहब का, उसी को कंटिन्यू करेंगे, चले इसी पे करें। लेकिन अगर हम एक और चीज देखें, रमीज राजा के बारे में, वो काफी बैन-अक़वामी सतह पर वो काफी उनके ताल्लुकात भी, अच्छे ताल्लुकात उन्हें रखे भी हैं। खासकर अगर भारत की हम बात करें तो उनके साथ भी उनके एक अच्छे ताल्लुकात है, क्योंकि इस वक्त अगर भारत की बात हम करें तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पे उनके एक भारी वो हावी है। तो क्या लगता है कि दोबारा क्रिकेट की बहाली में रमीज राजा साहब जो है, इंडिया और पाकिस्तान लास्ट मिनट है, बहुत मुख्तसर वक्त है, छोटा सा रमीज राजा
जी, रमीज राजा और शुएब अख्तर इन 2-3 लोगों में हैं जिनका भारत में ब्रॉडकास्टर के साथ बहुत काम किया है और इनकी दोस्ती और उनके जितने भी हेल्म ऑफ अफेयर के लोग हैं उनके साथ काफ़ी उठना बैठना है। तो मेरा ख्याल है जो इतना ज़्यादा गैप आ चुका है पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट के अंदर, मेरा ख्याल है ये ब्रिज का रोल प्ले कर सकते हैं। ब्रिज का रोल प्ले कर सकते हैं। शुक्रिया इरफान ज़हीर हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, इसी के साथ ही आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अब मंडे को। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।